गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के बचे हुए MHI 3 के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत बहुत ज़रूरी हैं। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IAS एग्जाम, इग्नू MA हिस्ट्री के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स आपको आसानी से अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगे और उसके लिंक जो हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन आप अभी देख रहे हैं उसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इतिहास पर उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। इसमें हुआ क्या, जो पहले की सोच थी, पहले की पद्धतियां थी, उसकी आलोचना की जाने लगी। संदर्भ, स्रोत, दस्तावेज, रिकॉर्डों की बहुत गहराई से जांच परख की गई। वस्तुपरकता के स्थान पर क्या किया, व्याख्या को ज़्यादा प्रमुखता दी। आधुनिक यूरोप को जो है इतिहास लेखन का मानदंड मान लिया। इतिहास की गणना जो है इतिहास के दो स्वरूपों के अंडर में की गई, सामान्य और जटिल। और सिद्धांतों से जो भी परिणाम आते थे उसको बिल्कुल असत्य माना गया, बिल्कुल नकार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलावादी इतिहास लेखन के विभिन्न लक्षणों की चर्चा कीजिए। आप और हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही महिलावादी जो इतिहास है उसको दरकिनार किया गया है, परंतु आज के दौर में तो काफ़ी सारा इतिहास लेखन आपको मिल जाएगा महिलाओं से जुड़ा हुआ। देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, कमज़ोर संस्थागत सुधार हुए, बहुत ही बारीक ढंग से, बहुत ही हल्के और मामूली से सुधार हुए, परंतु इतिहास लेखन की शुरुआत जरूर हुई। एक अच्छी बात ये थी। तो उत्कृष्ट काम और अर्थव्यवस्था में जो महिलाओं ने अपने योगदान दिए थे उसको सामने लाया गया। हिंदू नारी जो कि भारत में पाई गई, तो उसमें आर्य और दासी दो श्रेणियां बना दी गई, दो कैटेगरीज बना दी गई। लिंग भेद संबंधी विश्लेषण करने के लिए अब एक नए मुद्दे उभर रहे थे इतिहास लेखन में। इसके लिए क्या किया कि महिलावादी इतिहास का प्रयोग करना शुरू किया। महिलाओं के द्वारा जो लेखन कार्य किए गए थे उनको धीरे धीरे सामने लाया गया। मुख्य धारा का जो इतिहास है, जो कि शासकों का है, जनता का है, और लिंग भेद आधारित इतिहास में भेद किया गया। मध्यकाल आते आते जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ जो ऐतिहासिक विवरण है फिर से कम हो गया। इस समय पर शासकों का इतिहास जो है प्रमुखता से सामने आया, फिर वीरांगना का मॉडल सामने आया, और आखिर में आधुनिक काल में जो है काफ़ी सारे धार्मिक सुधार हुए, समाज सुधार हुए, और तो और काफ़ी सारे नए कानून आए, और उनमें से महिलाओं के हित में भी काफ़ी सारे कानून बने। अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक प्रभुता और नस्ल की अवधारणा में क्या संबंध है। मानव व्यवहार, भारतीयों का जो मानव व्यवहार था उसे आनुवांशिक रूप से ही काफ़ी स्थिर मान लिया गया। मानव समूहों के बीच में अंतर स्थापित किया गया कि एक समूह बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है और दूसरा नहीं। साम्राज्यवाद की जो व्याख्या है, जो यहाँ पर विस्तार वो लोग कर रहे थे, उसको सकारात्मक अर्थों में पेश किया गया। लोगों की तुलना जो है पशुओं से की गई, तुलना मौसम के आधार पर की गई, भोजन के आधार पर की गई। इसके अलावा नस्ल आधारित सामाजिक श्रेणियां बना दी गई, लोगों को दास की दृष्टि से देखा गया और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी किया गया। शारीरिक विकास अवरुद्ध हुआ लोगों का, सामाजिक परिवेश में बहुत सारे चेंजेस आए। अगला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस धारा से संबंधित दो महत्वपूर्ण इतिहासकारों की विवेचना कीजिए। देखिए, औपनिवेशिक इतिहास लेखन जो है काफ़ी सारे अर्थों में नकारात्मक ही है, परंतु कुछ चीज़ें जो हैं बेहतर भी हुई, उसे समझ लेते हैं। देखिए, बहुत सारा इतिहास लेखन जो है समर्थित था और बहुत गैर समर्थित। बहुत सारे जो इतिहासकार थे वो उपनिवेशवाद के समर्थन में अपना लेखन कार्य किया करते थे और कुछ खिलाफ। यूरोप में विकसित इतिहास लेखन को फिर से आधार बना लिया गया। इसके अलावा अच्छी चीज़ क्या हुई कि एशियाटिक सोसाइटी एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो आज तक कायम है। शैक्षिक अनुसंधान, काफ़ी सारे रिसर्च कार्य शुरू किए गए। आंकड़े और दस्तावेजों का संग्रह किया गया। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापना की गई। ब्रिटिश समर्थित इतिहास और आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को हमसे श्रेष्ठ बताया गया। बर्बरता, विखंडन, अर्थव्यवस्था और गैर लाभकारी, ये सारे मुद्दे उठाए गए जो कि 18वीं शताब्दी से पहले के थे। सामाजिक डार्विनवादी अवधारणा सामने आई। डार्विनवादी अवधारणा आपने ग्रेजुएशन में अगर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी हो तो वहाँ आपने समझी होगी, जिसमें कहा गया
कि जो सबसे शक्तिशाली होगा उसी की जीत होगी। तो वही जो थ्योरी है उसको यहाँ अप्लाई कर दिया गया। अवरुद्ध विकास, ये जो पैक्स ब्रिटानिका की राह थी उसे सामने लाया गया। अंग्रेजों को नायक मान लिया गया, यानी कि हीरो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसने हमें आज़ादी दिलाई, उसकी अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक आलोचना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत से संबंधित राष्ट्रवादी लेखन की विशेषताएं बताइए। अब देखिए, राष्ट्रवाद जो है ज़्यादातर तो है आधुनिक रूप में हमें देखने को मिलता है। जब अंग्रेज आए तब हमारा राष्ट्रवादी स्वरूप ज़्यादा बढ़कर निकल कर आया, परंतु प्राचीन भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रवादी लेखन से जुड़े हमें सबूत मिलते हैं। इन्हें देखते हैं। इसमें भारत की आध्यात्मिकता को बहुत ज़्यादा प्रमुखता से दिखाया गया। भौतिकवाद की तुलना में यहाँ पर नैतिकवाद पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। भारतीय राजाओं की जो शासन चलाने की असमर्थता है उसका विरोध किया गया। समग्र रूप से विकसित और सक्षम देश की अवधारणा को तरजीह दी गई। इसके अलावा कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है उसको हमेशा के लिए बनाया गया, और उसकी प्रासंगिकता जो है आज भी बनी हुई है। वो ज़रूरी नहीं है कि मौर्य काल तक ही रहे। इसके अलावा भारत के राज्य धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कितना बेहतर कर पाए वो भी बताया गया। निरंकुश और तानाशाह शासकों के विचार को भी खारिज किया गया। इसके अलावा न्यायप्रिय और जन कल्याणकारी प्रशासन जो कि भारतीय शासकों द्वारा चलाए गए थे वे भी सामने लाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रदायवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, मध्यकालीन युग ये जो है मुख्यतः हिंदू मुस्लिम संघर्ष का दौर रहा। संस्कृति, रहन सहन, खान पान की यहाँ पर विविधता हो गई। मोहम्मद गजनी जब इनका आगमन हुआ उसके बाद से संघर्ष की शुरुआत शुरू हुई। अब संप्रदायवादी संघर्ष को जो है लोगों के आत्मसम्मान तक से जोड़ दिया गया। विदेशी शासन की अवधारणा आई। ऐसा क्यों था? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो हिंदू थे और शासक जो थे वो मुस्लिम थे, तो वो बाहरी माने गए, विदेशी माने गए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए, बुर्जुआ वर्ग जो कि प्रभुत्व जो है मार्क्सवाद में आप पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स ने बताया है कि जो बुर्जुआ वर्ग है उसका प्रभुत्व हमेशा से बना रहा, परंतु कई वर्गों की हिस्सेदारी असल में थी समाज के अंदर। अप्रत्यक्ष और निष्क्रिय सामाजिक शक्तियों के बदले जो है बुद्धिजीवी वर्ग काम करता रहा। ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी का एक सिद्धांत लाया गया जो कि नेतृत्व करता थे, इसके अलावा वो जनता के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए थे। पूंजीवादी विकास की जो शुरुआत है वो राष्ट्रवादी नेताओं ने की, ये भी एक तथ्य है। इसके अलावा नागरिक अवज्ञा आंदोलन का जो उदय है और उसका जो अंत है वो बुर्जुआ समूह के ही नेतृत्व में ही किया गया। ये तथ्य आप हमेशा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल के मुख्य तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कैम्ब्रिज स्कूल के जो मुख्य तर्क हैं उसमें नेमियरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया गया था और इसी की आलोचना जो है भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में की गई। इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड है उसकी संसदीय राजनीति है उसको केवल जो है स्वार्थ और सत्ता का खेल माना गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवाद में जो है लोभ और स्वार्थ जैसे मुद्दे जोड़ दिए गए जो कि एक होड़ थी, और साम्राज्यवाद का जो लोग विरोध कर रहे थे उसे केवल एक जुगाड़ की राजनीति माना गया, और राष्ट्रवाद को तो कल्पना ही मान लिया गया जो कि बिल्कुल संभव नहीं हो सकती थी। इसके अलावा जो लोग अपमान सह रहे थे, अपमान की भावना उन लोगों को मिल रही थी, और सांस्कृतिक आत्मबोध जो है उसको पूरी तरह से नकार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जनोन्मुखी इतिहास की धारणा की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के इतिहास लिखने में क्या मुख्य समस्या है? पहले तो सकारात्मक चीज़ें देख लेते हैं कि जनोन्मुखी इतिहास किस तरीके से आगे के चरणों में बढ़ा। तो कई प्रकार के लेखन जो है इसमें शामिल करने की गुंजाइश थी, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ इतिहास है, तो इसमें प्रगति, संस्कृति, तकनीकी, मानववाद आदि शामिल किए जा सकते थे। तकनीक और सामाजिक आंदोलन जो कि बिल्कुल दो अलग अलग सिरे हैं, उनको साथ में लेकर चला जा सकता था। मार्क्सवादियों को इस तरह के इतिहास लेखन में महारत हासिल थी। जनता के स्थानीयता से सहित विचार हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल लोकल लेवल पे आपको जो विचार मिलेंगे वो जनोन्मुखी इतिहास में देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसके सामने बहुत सारी समस्याएं भी हैं। पहला, स्रोत की उपलब्धता। स्रोत कभी कभी होते भी हैं और कभी बहुत सारे होते हैं, परंतु उसमें से सही निचोड़ निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा, लेखन में एक ही वर्ग का अधिक प्रभुत्व है, या तो शासक हैं या फिर जमींदार हैं। प्रशासनिक उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखकर लेखन कार्य किया गया, तो जो जनता का पक्ष है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है।
मौखिक इतिहास ज़्यादा प्रभावी है। देखिए उस समय सिर्फ मौखिक इतिहास था, और मौखिक इतिहास जो है कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा, उसमें कुछ चीज़ें सच होंगी, कुछ झूठ होंगी। तो इसके अलावा अवधारणा में भी अंतर था, क्योंकि जो जनता का शासन है और शासकों का जो जीवन काल है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जनता और शासक दो अलग अलग इतिहास की अवधारणाएं भी अलग थी। आगे बढ़ते हैं। सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत में सबाल्टर्न अध्ययन के विकास की चर्चा कीजिए। सबाल्टर्न का सीधा सीधा अर्थ है निम्न वर्गीय प्रसंग। इस अवधारणा की शुरुआत जो है रंजीत गुहा, ये नाम आप लोग लिख के रख लीजिए कि इसकी जो शुरुआत है वो रंजीत गुहा ने की थी। इस अध्ययन से जुड़े विकास क्रम में 2 चरण हैं। पहला चरण सम्राट वर्सेस निम्न वर्गीय, और दूसरा चरण विमर्श और विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के विचार में क्या अंतर है? पहले उपनिवेशवादी विचार देख लेते हैं। उपनिवेशवादी विचार में क्या हो रहा था कि जो लोग इतिहासकार थे इसमें, उन लोगों ने भारतीय जनता और राष्ट्रवादी विचारों की उन्हें आलोचना सहनी नहीं पड़ी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि जब यहाँ से बाहर की तरफ धन जा रहा था, यानी अंग्रेज़ों के देशों में जा रहा था, उस पर जो है बहुत गहरी आलोचना करने की कोशिश की ब्रिटिशों की। इसके अलावा आर्थिक नीति की आलोचना की, जो आगे चलकर जो है अंग्रेज़ों ने एज अ अलर्ट ली और बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे कानून बनाए और अर्थव्यवस्था में चेंजेस लेकर आए। राष्ट्रवादी लेखक, अब इन्होंने थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर धन जो बाहर जा रहा था उससे संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। इसके अलावा भारी लगान, हस्तशिल्प के विनाश और अकाल जैसे मुद्दे भी इसी समय राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों और मजदूर वर्गों के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई? आज़ादी के बाद किसान और मजदूर वर्गों के इतिहास का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। देखिए शुरुआत में क्या हुआ कि 1874 में गोविंदा सामंत, ये नाम आप ध्यान रखिए, गोविंदा सामंत नाम की जो कृति है वो सामने लाई गई, जो कि लाल बिहारी डे ने लिखी थी। इसमें क्या प्रमुखता से बताया गया? गरीबों की दशा के बारे में। 4 साल बाद 1878 में इसी कृति का एक नया एडिशन आया, इसमें किसानों को शामिल किया गया। इसके अलावा 1874 में भारत श्रमजीवी नाम की बंगाली पत्रिका निकाली गई। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों और फारसी दस्तावेजों में खेती और किसान जैसे मुख्य विषय शामिल कर लिए गए। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद जो है औद्योगिक मजदूरों की जो मानसिकता है उसको गरीबों से ही मिला जुला मान लिया गया, और आज़ादी से पहले इसे कुछ कुछ यूरोपीय लोगों के समांतर माना जा रहा था। सांप्रदायिकता का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। आनुवांशिकता यहाँ देखने को मिलती है कि आनुवांशिक स्तर पर क्या हो रहा था कि पिता अगर जिस काम को कर रहा है वही बेटा करेगा, तो उसमें जो है एक बंधन आपको देखने को मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं भारतीय मजदूरों की एक कमज़ोरी भी थी। इसके अलावा हड़तालें जो होती थी मजदूरों की, उसका स्थान अब सांप्रदायिक दंगों ने ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? जाति पर विभिन्न विद्वानों के लेखन की चर्चा कीजिए। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय समाज को समझने के लिए और यहाँ पर फूट डालने के लिए जाति की अवधारणा को रास्ता बनाया। पुर्तगाली शब्द कास्टा से कास्ट निकाला गया। पुर्तगाली लेखक दुआर्ते बारबासो ने अपने यात्रा वृतांत में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा ये 3 नाम आप ध्यान रखिएगा जिन्होंने अलग अलग इतिहास लिखे जाति व्यवस्था से जुड़े। कर्नल E.T. डॉल्टन, जिन्होंने कबीलों का इतिहास बताया, शरद चंद्र ने मुंडाओं का इतिहास बताया, और K.S. सिंह ने कोल विद्रोह का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति संबंधी ऐतिहासिक लेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इस समय पे क्या हुआ कि जो धर्म और संस्कृति है, जो भारत का एक मजबूत पक्ष है, उसको उभारने की कोशिश में गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने धर्म और संस्कृति से जुड़ा जो है पक्ष बहुत अच्छे से उभारा। इसके अलावा रक्त रंजित युद्ध से रहित धर्म और संस्कृति का पक्ष अपना एक अलग ही महत्व रखता था। ब्रिटिशों ने भी इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग माना। धर्मनिरपेक्षवाद, धार्मिक सुधार, पुनरुत्थान जैसे विषय शामिल किए गए। सनातनी और असनातनी पक्ष, जिसमें अनुसंधान किए गए, काफ़ी सारे रिसर्च वर्क किए गए, काफ़ी सारा लेखन कार्य किया गया। भारतीय यूरोपीय भाषा समूह और शिक्षा समूह की प्रगति भी इसी दौर का एक विशेषता है।
अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न देखते हैं। आधुनिक इतिहास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आएगी वहाँ पर पर्यावरण की बात हमेशा की जाएगी, तो पर्यावरणीय इतिहास जो है उसी समय से बहुत ज़रूरी हो गया। इसके अलावा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों को डिस्कस किया गया। नवीन तकनीक जिसका इतिहास लेखन पर काफ़ी गहरा असर हुआ। प्रगति और विनाश पर्यावरण के संदर्भ में समझना ज़रूरी था। इसके अलावा काफ़ी सारे रिसर्च वर्क किए गए, काफ़ी सारे संग्रहालय और लेखन कार्य बनाए गए। इस तरह से आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें और हम जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें MHI 6 की बात होगी, जो कि अगला यानी कि सेकेंड ईयर का अगला पेपर है, जिसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के संदर्भ में समझेंगे। आज के लिए नमस्कार।